गवर्नमेंट कॉलेज रामगंज मंडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में हम आज झीलों का अध्ययन करेंगे। तो भूतल पर झीलों का रूप इतना भिन्न है कि झील की एक सुस्पष्ट परिभाषा प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। सामान्य रूप से झील भूतल के वे बहुत विस्तृत गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा होता है। इस तरह झीलें स्थल के आंतरिक भाग में स्थित जलपूर्ण गर्त होती है। ताल तथा झील में कोई निश्चित अंतर नहीं होता है, क्योंकि यदि छोटी झीलें कुछ वर्ग मीटर तक ही होती है तो ताल कभी कभी हजारों वर्ग मीटर तक होते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से ताल एवं झीलों में स्पष्ट अंतर स्थापित नहीं किया जा सकता। झील को आंतरिक जलभाग, इनलैंड वाटर या इनलैंड स्टैंडिंग वाटर कहना भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि कुछ झीलें स्थल के बाहरी भागों में भी पाई जाती है। भारत में पश्चिमी तट के सहारे अनेक लैगून इसके प्रमुख उदाहरण हैं। उड़ीसा के पश्चिमी भाग में स्थित चिल्का झील निश्चय ही स्थल भाग के किनारे पर स्थित एक बड़ी झील का उदाहरण है। इस तरह झीलों की परिभाषा की दृष्टि से शब्दों के जाल में बद्ध करना कठिन है। कुछ अपवादों की परवाह न करते हुए हम साधारणतः तौर पर झीलों को निम्न परिभाषा प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे झीलें जल के वे विस्तृत भाग होते हैं जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरी होती है, स्थल भाग में स्थित होती है। झील की दूसरी विशेषता उसका अस्थायित्व है। झीलें बनती है, विकसित होती है और धीरे धीरे तल छट में भरकर दल जल में बदल जाती है तथा उत्थान होने पर समीपी स्थल के बराबर हो जाती है। इस तरह कहा जा सकता है कि झील स्थल पर स्थित जल के अस्थायी जल स्वरूप या स्थल स्वरूप होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलें 45,000 वर्षों में समाप्त हो जाएंगी। झीलों का वितरण। भूतल पर प्रत्येक झील की अपनी अलग विशेषता होती है। प्रथम रूप से झीलें परिवर्तनशील होती है। इनका एक निश्चित जीवन इतिहास होता है जिसके अंतर्गत इनका विकास तथा लोप दोनों होता रहता है। कुछ झीलें पर्वतों तथा पठारों पर हजारों मीटर की ऊंचाई पर मिलती है। उदाहरण के लिए तिब्बत के पठार पर टीसो शिखरों तथा हिमालय पर्वत की देवताल, राकसताल, मानसरोवर झीलें। इसके विपरीत कुछ झीलें सागर तल से नीचे होती है। इसका उदाहरण है मृत सागर, जो कि सागर तल से 1300 फीट तक और उसकी तली सागर तल से 2500 फीट तक की ऊंचाई पर है। कुछ झीलें अधिक गहरी होती है, जैसे साइबेरिया की बैकाल झील जिसकी गहराई 1.6 किलोमीटर से अधिक है। इसके विपरीत कुछ झीलें अत्यंत उथली होती है। गर्मी के मौसम में सूख जाने के कारण ये मौसमी झील कही जाती है। क्षेत्रफल में झीलें छोटी बड़ी सभी तरह की होती है। यदि टार्न झीलें हिमानीकृत झील कुछ वर्ग मीटर तक की विस्तृत होती है तो लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाली झीलों के भी उदाहरण हैं। कैस्पियन सागर एक बहुत ही विस्तृत झील है जिसका क्षेत्रफल लगभग 4,30,000 वर्ग किलोमीटर है। महाद्वीपों के आंतरिक भाग में कुछ झीलें इतनी अधिक विस्तृत है कि वे सागर जैसी लगती है तथा कुछ का नामकरण सागर के साथ ही हुआ है। उदाहरण के लिए कैस्पियन सागर, अरल सागर, मृत सागर। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की बृहद झीलें, अफ्रीका की विक्टोरिया तथा साइबेरिया की बैकाल झीलें आकार की दृष्टि से सागर के समान ही हैं। अब झीलों का वर्गीकरण करेंगे हम। तो झीलों का वर्गीकरण लवणता के आधार पर। तो लवणता के आधार पर दो प्रकार की झीलें होती है, ताजे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम झीलों का वर्गीकरण करें तो हिमानीकृत झीलें, जिनमें हिमानीकृत झीलों में हिमानी निक्षेप के द्वारा निर्मित झीलें और हिमानी अपर्दन के द्वारा निर्मित झीलें। तो हिमानी निक्षेप के द्वारा निर्मित झीलें तो हिमानी के द्वारा लाए गए मलबे के निक्षेप से बनती है, जैसे तलस्थ हिमोट झील हो गई, अंतिम हिमोट झील हो गई, पार्श्विक हिमोट झील। इसी तरह हिमानी अपर्दन के द्वारा निर्मित झीलों में टॉर्न झील, सर्क जिसको सर्क भी बोलते हैं, सैल बेसिन झील, काक झील, चमकीली झील।
और उत्पत्ति के आधार पर हिमानीकृत झीलें, नदीकृत झीलें, पवनकृत झीलें, ज्वालामुखी झीलें, पटल विरूपण द्वारा उत्पन्न झील और सामूहिक स्थानांतरण द्वारा उत्पन्न झीलें हो गई। तो नदीकृत झीलों में अवनमन बेसिन झील, गोखुर या चाप झील, रिफ्ट झील, डेल्टा झील, जलोढ़ पंख झील। पवनकृत झीलों में बालू का स्तूप झील, ज्वालामुखी झील में लावा बांध द्वारा निर्मित झीलें, क्रेटर झील। पटल विरूपण द्वारा उत्पन्न झील में अवशिष्ट झील, अविनति झील, भ्रंश झील, सामान्य भ्रंश झील और रिफ्ट भ्रंश झील। और सामूहिक स्थानांतरण यानी इसमें हो गई भूस्खलन बेसिन झील, पंखवाह बेसिन झील, अवपात बेसिन झील, घोल निर्मित झील।